नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का पाठ गांव और शहर। बच्चों, आपको तो पता है कि हमारा भारत देश जो है वो ग्राम प्रधान देश है, गांवों का देश है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो वास्तविक स्वरूप है वो गांव में ही देखने को मिलता है। रोजगार की तलाश में लोग गांवों को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं, जिससे गांव और शहर दोनों का जो रूप है वो तेजी से बदल रहा है। शहर में घनी आबादी और गांव में खुला वातावरण। शहर में पक्की सड़कें, बिजली, पानी, इन सब की सुविधा, तो गांव में ताज़ी हवा और चारों तरफ हरियाली का आनंद। वहीं दूसरी ओर गांव में बेरोजगारी की समस्या है, तो शहर में बेईमानी, जाल फरेबी, दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो बस वही गांव और शहर के माध्यम से इस पाठ में दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति गांव बना हुआ है और एक व्यक्ति शहर बना है, यानी कि गांव अपनी बातें बता रहा है और शहर अपनी बातें बता रहा है। शुरू करते हैं बच्चों। एक दिन गांव और शहर की भेंट हो गई। दोनों को अपनी अपनी खूबियों पर गर्व था, इसलिए दोनों में भेंट होते ही बहस छिड़ गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे अंदर बहुत से गुण होते हैं, खूबियां होती हैं, और लोग जब अपनी हाँकने लगते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम अपने बारे में भी उन्हें बताएं। तो बस दोनों को अपने ऊपर बहुत गर्व था, प्राउड था। तो दोनों जब मिले तो दोनों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। गांव बोला, कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो। शहर ने कहा, तो क्या तुम एड़ी ऊंची कर चलने से मेरे बराबर हो जाओगे? मतलब जब कोई लंबा होता है तो दूसरा छोटा व्यक्ति अपनी हील्स को ऊंची करके लंबा होना चाहता है, तो कह रहे कि तुम अपनी एड़ियां ऊंची कर लोगे तो क्या मुझसे लंबे हो जाओगे? तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वालों का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता है। गांव को अब गांव वाले भी नहीं पूछते, मेरी ओर धड़ाधड़ भाग रहे हैं। शहर को किस बात का घमंड है कि शहर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लोग उसकी तरफ आना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं, वहीं बसना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा गांव को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो गांव क्या कहता है? लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, मतलब तुम्हें कोई शक हो गया है, शंका हो गई है, तुम्हारे अंदर जो है कोई अलग सी भावनाएं आ गई हैं। तुम जानते हो कि भारत गांवों का देश है। अब यह भी जान लो कि गांव पहले के गांव नहीं रहे, इनका रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। गांव के निवासियों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ गया है। अब गांव कहाँ चुप रहने वाला था। तो गांव बोला, भैया तुम जैसे पहले के गांव समझते थे ना, अब वैसे वैसे गांव नहीं रहे। गांव में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, गांव का स्वरूप बदलता चला जा रहा है। शहर कहता है, अरे भाई क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब बच्चों अपनी ही तारीफ खुद करना, जैसे कि गांव कर रहा था। शहर के लोग कभी कभी गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसी क्या बात हो गई जो अपनी शान में बता रहे हो? अब शहर कहाँ चुप रहने वाला था। शहर ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम लोग गांव आते जाते नहीं हैं, मेरे यहाँ से बहुत से लोग गांव आते हैं, बातें करते हैं और तुम्हारे बारे में बताते भी हैं, पर ऐसी तो कोई खूबी नहीं है कि जिसकी तुम शान बघार रहे हो यहाँ पर। तो गांव बोला, मेरी कुछ बातों को तो सब जानते हैं। खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहलहाते खेत और बाग बगीचों की हरियाली अनायास ही सबके मन को आकृष्ट कर लेती है। मानते तो हो? अब यहाँ पर गांव के कह रहे हैं, भाई मेरे यहाँ तो खुली हरियाली है, चारों तरफ के वातावरण में खेत खलिहान खूब लंबी लंबी दूरियों तक बने हुए हैं, और जब तुम लोग वहां आते हो तो अनायास ही, अचानक ही तुम सब लोगों का मन खुश हो जाता है। ये बात तो है बच्चों कि जब हम शहर की दौड़ धूप से कहीं थोड़ी सी छुट्टियां बिताने जाते हैं और रास्ते में जब हमारे खेत खलिहान आते हैं तो हमारा मन मयूर खुशी से नाचने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि एक नया वातावरण हमें मिल गया है, खुली ताज़ी हवा में सांस लेना कितना अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि अपनी गाड़ी को रोककर कुछ क्षण वहीं बिताएं, खुली हवा में सांस लें, लहलहाते खेतों में थोड़ी सी मस्ती हम भी कर लें, क्योंकि शहरों में इतना खुला वातावरण तो हमें मिलता ही नहीं है। तब शहर क्या कह रहा है? जानता हूँ, मानता हूँ, पर गांव के निवासियों की जीवन शैली के बारे में कौन सी उल्लेखनीय बात बताना चाह रहे हो? तुम्हारे यहाँ शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था तो है ही नहीं, प्रकाश की व्यवस्था का भी अभाव है। गांव के एक तालाब में लोग नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं और पशुओं को भी उसी पानी में नहलाते हैं। वे आसपास के स्थान को भी गंदा कर देते हैं। प्रदूषण केवल धुआं या धूल से नहीं होता, बल्कि गंदे स्नान, गंदी वस्तुओं और गंदे जल से भी होता है।
तुम्हारे तालाब का तो ये हाल है कि उसमें नहाने से लोगों के शरीर में खुजली हो जाती है। अब जब गांव ने अपनी थोड़ी सी शान बघारी तो शहर क्या बोलने लगा, हाँ हाँ पता है, खुली हवा और ताजी सांस तो यहाँ तुम्हारे यहाँ बहुत है, पर तुम्हारे यहाँ क्या क्या नहीं है वो भी तो बताओ। ना स्नान घर है, ना शौचालय है वहाँ पर, ना बिजली है, और तो और जो पानी पीने का तालाब है उसी में ही नहाते हो, कपड़े धोते हो, यहाँ तक कि अपने पशुओं को भी उसी में स्नान करवा देते हो। छी 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 भाई, तुम तो कहते हो धुएं से पर्यावरण गंदा होता है, पर केवल धुएं और धूल से पर्यावरण गंदा नहीं होता, बल्कि जो तुम लोग कर रहे हो ना उससे भी तुम पूरे जल को और पर्यावरण को दूषित कर रहे हो। अब गांव क्या कहता है, कुछ सीमा तक तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही हो सकती है, किंतु इसके कुछ विशेष कारण हैं। पहले गांव में लोगों की आबादी कम थी, तब तालाब का पानी इतना गंदा नहीं रहता था, लेकिन अब गांवों की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसका प्रभाव सफाई पर तो पड़ेगा ही ना। इसके अलावा परिवार बढ़ने से खेतों का भी कई बार बंटवारा हुआ है, जिससे अब लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए हैं। लेकिन तुम यह मत समझो कि मुझे तुम्हारी स्थिति का नहीं पता। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम तो तुम्हें भी भुगतने पड़ रहे हैं। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब यहाँ पर उसने क्या कारण बताया गाँव में गंदगी होने का, कि पहले गांव छोटे होते थे, जनसंख्या कम होती थी, लोग वहाँ पर तालाबों में इतना नहीं नहाने जाते थे, नहाते तो तालाब में ही थे, पर इतनी जनसंख्या नहीं होती थी कि वहाँ का पानी गंदा हो जाए। लेकिन अब वो कह रहा है कि मेरे यहाँ ही नहीं बल्कि तुम्हारे यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ा है, और तुम्हें सब पता है कि मैं किस बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। शहर कहता है क्यों नहीं, तुम्हें मेरे बारे में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गाँव के लोगों की तरह नहीं है। तो गांव कहता है ऐसा कहकर ना तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। धूल नहीं झोंक सकते मतलब मुझे दिखता नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, मुझे सब दिखाई दे रहा है। गलत पट्टी नहीं पढ़ा सकते तुम मुझे। अरे तुम्हारे तो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कई कई मंजिल ऊंचे और आपस में सटे मकानों की वजह से लोगों को सूर्य के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। रात में बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते हैं। अब क्या कह रहा है गांव, अपनी बात तो रखनी ही थी ना गांव को, तो वो बोला कि तुम्हारे यहाँ तो इतने ऊंचे ऊंचे मकान हैं और एक दूसरे से सटे हुए, बिल्कुल चिपके हुए से, ना तो उनमें सूर्य की रोशनी आती है ना ही हवा आती है, और तुम कहते हो कि मेरे यहाँ तो लोगों की हालत बहुत अच्छी है। शहर क्या कहता है, स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की सुलभता पर ही तुम इतना इतरा रहे हो। जरा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े के ढेर को भी देख लो, अपनी गलियों के दर्शन भी कर लो। अब दोनों जो हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे यहाँ पर ज़्यादा सफाई रहती है, वो कहते हैं मेरे यहाँ पर ज़्यादा सफाई रहती है। तो गांव की गलियों को कूड़े के ढेर के लिए भी इंगित करते हुए शहर उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो गांव क्या कहता है, कूड़े के ढेर भी हट रहे हैं और गलियां भी पक्की हो रही हैं। खुली धूप और हवा ये गांव की सबसे बड़ी नियामतें हैं। सबसे बड़ी नियामतें मतलब जो ईश्वर की तरफ से हमें चीज मिली हुई है वो। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरा भरा वातावरण कितना आवश्यक है, यह तो तुम जानते ही होगे। ग्रामवासियों को बड़ी सुलभता से पौष्टिक आहार के आवश्यक पदार्थ शुद्ध और सस्ते दामों पर प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तो तुम सहमत होगे ही। अब वो क्या कह रहा है गांव, कि तुमने ये तो कह दिया कि हमारी गलियों में कूड़ा है, कचरा है, लेकिन अब वो सब साफ हो रहा है। हमारे यहाँ की तो सड़कें भी पक्की हो रही हैं, और तो और स्वच्छ वातावरण, सूर्य का प्रकाश, ताज़ी हवा सब लोगों को मिलती है, और इसके साथ ही पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध होता है हमारे यहाँ। तुम्हारे जैसे नहीं कि मिले हुए मिलावट वाले खाद्य पदार्थ जो हैं तुम सब लोग खा रहे हो। हमारे यहाँ तो ताज़ा उगता है और ताज़ा सब लोग खाते हैं। शहर कहता है किन पदार्थों की सुलभता की बात कर रहे हो तुम? भाई तुम कह रहे हो पौष्टिक भोजन और जो तुम्हारा भोजन है वो सब आराम से उपलब्ध हो जाता है, तो कौन से पदार्थों की सुलभता है? गांव कहता है दूध, दही, घी, हरी सब्जी, ताज़ा फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख, दाल, अनाज, यही तो पौष्टिक भोजन के आधार है। मेरे किसान इनका उत्पादन करते हैं, इसीलिए तो वस्तुएं गांव में सरलता से और शुद्ध रूप में मिल जाती हैं। ये बात तो है बच्चों, वहाँ पर हमें ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं, ताज़े फल मिल जाते हैं, और तो और गन्ना जब उगता है तो वहीं पर वहाँ गुड़ का निर्माण भी होता है।
घी, दूध, सब चीजें वहाँ बहुतायत में मिलती हैं और उनका उत्पादन वो लोग करके उन्हें वो शहरों की ओर ही भेजते हैं। ये बात तो भाई गांव बिल्कुल सही कह रहा है, पर इसकी बात सुनकर के शहर क्या कहता है? तो कौन सी बड़ी बात हुई, मेरे यहाँ भी अनाज मंडी और अन्य वस्तुओं के बाजार हैं जहाँ से सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, अस्पताल आदि के होने से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और मनोरंजन के साधन भी सहज ही प्राप्त हैं और इसके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती है। मेरे कल कारखानों में, मिलों में गांव के गांवों को काम मिलता है। अब शहर ने क्या कहा? हाँ भाई माना, तुम्हें मिलता है यहाँ पर, है ना, ताज़ा फल सब्जियां मिलती हैं, पर ये सब चीज़ें आती कहाँ हैं? मेरे यहाँ ही तो आती है। मेरे यहाँ बड़े बड़े अनाज के भंडार हैं, बड़ी बड़ी वस्तुओं के भंडार हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मनोरंजन, सबके साधन बहुतायत में उपलब्ध हैं। और तुम कौन सा गांव में फिर टिकते हो? तुम भी तो मेरी तरफ भागते हुए ही आते हो। और पूरे गांव के लोगों को हम शहर के लोगों ने ही अपने कारखानों, मिलों, यहाँ पर काम दे रखा है, उनकी बेरोजगारी दूर कर रखी है। तो गांव क्या कहता है? देखो भाई, तुम्हारे बाजार लोगों को लुभाते हैं, लूटते हैं, उनकी जेब पर डाका डालते हैं। राशन की दुकानों में घटिया अनाज मिलता है, बाजार के खाद्यान्नों में मिलावट होती है। मेरे यहाँ खेती और बागवानी होने से अनाज, फल, सब्जी, शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। कृषि के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन में एक विशेष लाभ यह है कि लोगों को शुद्ध दूध, दही और घी सरलता से प्राप्त हो जाता है। और शिक्षा के लिए भी गांव शहरों पर निर्भर जरूर रहे, पर यह तो उनकी गुण ग्राहकता है ना। गुण ग्राहकता का मतलब तुम्हारे पास गुण है इसलिए ग्राहक तुम्हारी ओर आते हैं, तुम्हारे पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए तुम ग्राहक के रूप में उन्हें आकर्षित करते हो। रही तुम्हारे कल कारखानों में, मिलों में कार्य करने वाले लोगों की बात, तो यह मत भूलो कि तुम्हारी कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहाँ से ही कच्चा माल प्राप्त करते हैं और उसी से वो सब मिलें चल रही हैं। अब गांव क्या कहता है? हाँ भाई माना कि तुम्हारे बाजार बड़े हैं, तुम्हारे कारखाने बड़े हैं, पर तुम लोग आकर्षित करते हो हमारे यहाँ के लोगों को। और चलो मान लिया सारे काम तुम्हारे यहाँ पर होते हैं, पर ताज़ा और शुद्ध वस्तुएं तो मेरे यहाँ से ही प्राप्त होती है ना। और जो तुम इतना इतरा रहे हो कि तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, दाल मिले, कपड़ा मिल, गन्ना मिल, तो भाई उसमें काम करवाने के लिए या उनका उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल आता है वो कहाँ से लाते हो? कच्चा माल ही नहीं होगा तो तुम उत्पादन कहाँ से करोगे? और दूसरी बात कि अगर मशीनें हैं, कच्चा माल है और लोग नहीं हैं काम करने के लिए, तो फिर उत्पादन कैसे करोगे? गांव की ये बात तो ठीक है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम एक दूसरे का अगर हाथ पकड़ के चलते रहें, एक दूसरे पर निर्भर होकर के चलते रहते हैं, तभी हमारे सारे काम जो हैं वो पूरे होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव नहीं होगा तो शहर का काम नहीं होगा और शहर नहीं होगा तो गांव का काम कैसे होगा। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और इस पाठ के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है बच्चों। शहर कहता है ये तुम अपने बारे में ना वही पुरानी रटी रटाई बात को दोहरा रहे हो। अरे दूध मिलता है गाँव वालों को, मिलता है। शहरों में तो मोल का भी मिल जाएगा और गाँव में तो मोल का भी नहीं मिलता। हाँ, कच्चे माल वाली बात मैं ज़रूर मानता हूँ। अब शहर में जो लोग रहते हैं उनका क्या मानना है कि गाँव वालों को दूध पीने को ही नहीं मिलता, लेकिन वास्तविकता ये है बच्चों कि गाँव वाले जो गायों से और भैंसों से दूध प्राप्त करते हैं वो उसे बेचते नहीं हैं। पहले ये मान्यता थी, पर अब क्योंकि दूध बहुत आयत में है तो उसका प्रयोग कहाँ करें, वो तो खराब हो जाएगा, इसलिए शहर वासियों को वो दूध आगे सरका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि गांव वाले अपनी ही वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते, ये मिथ्या है कि गांव वाले दूध नहीं पीते, उनको तो पीने को ही नहीं मिलता, सारा जो है वो दूध बाजार में बेच देते हैं, ऐसा नहीं है। गांव कहता है भैया फालतू दूध को हम शहर भेज देते हैं तो तुम्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। देखो भाई, अब गाँवों का रूप बदलता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो गांवों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण होता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं। विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। अब शहर को वो क्या कह रहा है, भैया तुम ऐसा वैसा मत समझो हमें, एक तो हम तुम लोगों को दूर गाँव में भेजते हैं जिससे तुम्हारा भी लालन पालन हो रहा है, और रही बात ये कि हमारे यहाँ पर विकास नहीं हो रहा तो सब चीज़ों में विकास हो रहा है। पक्की सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा यानी बड़े बुजुर्गों की शिक्षा का भी प्रबंध किया जा रहा है, और तो और अस्पताल भी खुल रहे हैं ताकि चिकित्सा की सुविधा के लिए हमें शहरों की ओर न भागना पड़े। साथ ही साथ
जो आप कह रहे हो ना कि बिजली नहीं है हमारे गाँव में, अब तो विद्युतीकरण भी हो रहा है, यानी बिजली की लाइनें और पर्याप्त बिजली भी हमारे गाँव को मुहैया करवाई जा रही है। शहर क्या कहता है, तुमने पशुपालन के लाभों को तो खूब गुणगान किया, लेकिन बेचारे पशुओं के लिए क्या कहीं चरागाह बच पाए हैं? चरागाह मतलब जहाँ पर बहुत सारे पशुओं को चराने के लिए ले जाया करता था, एक खास स्थान होता था जहाँ पर हरी हरी घास होती थी, पेड़ पौधे होते थे, तो वहाँ पर पशु चरने जाया करते थे। तो वो कह रहे कि तुमने खेतों का बखान कर लिया, पशुपालन का बखान कर लिया, पर ये बताओ कि पशुओं को चराने के लिए तुम्हारे पास चरागाह हैं, बचाए हैं तुम लोगों ने? लोगों ने पास पड़ोस के वनों को काटकर और चरागाहों को जोतकर खेतों में बदल दिया है। ऐसा लगता है कि वन संपदा आस पड़ोस की हरियाली के लाभों का गांव के लोग भूल गए हैं। वो क्या कह रहा है कि तुमने सारी वन संपदा तो काट ली, जितने भी वन प्रदेश थे उनको काट के तुमने खेतों में परिवर्तित कर लिया। अब ये बताओ कि पशु चरने जाएंगे कहाँ? और आस पड़ोस की हरियाली के लाभों को तो गांव वाले भूल ही गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए थे खेत अधिक अन्न उपजाने के लिए। तो शहर ने सारी बातें जो हैं गांव के सामने रख दी। अब गांव क्या कह रहा है, भाई ये बात तो मैंने स्वयं बताई थी कि जनसंख्या की वृद्धि से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं, परिवारों का आकार बढ़ता गया, लेकिन खेती तो सीमित ही थी ना। अतः लोग परिणामों की चिंता किए बिना वनों को काटते रहे और चरागाहों को भी खेतों में बदलते गए। इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही नहीं। तो भाई अब इसमें गांवों का क्या कसूर हुआ? लोग शहरों में बढ़ते जा रहे हैं, गांवों में बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है। अब जितने लोग बढ़ेंगे उनके लिए अनाज तो चाहिए ना, और खेती की जगह तो सीमित ही थी। तो बताओ वो अनाज कहाँ से लाएंगे? तो उसी के लिए हमने वन क्षेत्रों को काट दिया। अब काटा तो चरागाह भी कहाँ से आएंगे? इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसका दुष्परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। शहर क्या कहता है कि सच्चाई यह है कि हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ऊपर तो दोहरी मार पड़ रही है। एक और तो मेरे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, दूसरी ओर तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों ने नौकरी या रोजगार पाने के कारण मेरे क्षेत्र में आकर डेरा जमाया हुआ है। इस प्रकार निरंतर जनसंख्या बढ़ने से सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, रोजगार, आवास आदि की सुविधाएं सुलभ कराना कठिन होता जा रहा है। हाँ, एक बात अवश्य है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोग सचेत होने लगे हैं। हरियाली लाने में भी लोगों में चेतना आई है। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में सामाजिक, वानिकी और पौधारोपण का कार्यक्रम चलाकर हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक शुभ लक्षण है। अब शहर क्या कहता है, हाँ भैया ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ने से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और तुम तो चलो ठीक है, तुम तो गांव हो, पर तुम्हारे यहाँ से भी लोग हमारे यहाँ आकर के बस रहे हैं। मेरे यहाँ तो जनसंख्या बढ़ी रही है, पर तुम्हारे यहाँ से भी आकर के युवक जो हैं वो यहाँ पर ठहर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो सोचो मेरे ऊपर तो दोहरी मार पड़ रही है, मैं कैसे काम चलाऊंगा अपना। पर हाँ, एक बात है कि लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता आई है। सरकार भी पौधारोपण और वनरोपण कार्यक्रम चला रही है, जिससे लोगों में ये नई चेतना जागृत हुई है कि हम जितने पेड़ लगाएंगे उससे हमारे लिए ही सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो गांव क्या कह रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे बढ़ते आकार से बहुत खतरा है। बढ़ी हुई जनसंख्या को आवास की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए नई नई आवासीय बस्तियों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए पास पड़ोस के गांवों की खेती की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। क्या करते हैं, जब जनसंख्या वृद्धि हो जाती है बच्चों, रहने के लिए उनकी जगह चाहिए होती है, नई नई कॉलोनियां बनाई जाती हैं। आप भी रोजाना सुनते होंगे, बहुत से एड्स पढ़ते होंगे अखबारों में। तो क्या होता है, अब जमीन कहाँ से आई? जमीन तो उतनी ही है ना जितनी पहले से थी। तो क्या होता है, लोग गांवों की तरफ बढ़ने लगते हैं, और गांव में अधिकतर जो जमीन होती है वो खेती की होती है। तो खेती की जमीन को अधिग्रहण कर लिया जाता है, जबरदस्ती ले लिया जाता है, उस पर अधिकार कर लिया जाता है और उस पर मकान बना दिए जाते हैं। अब चलो रहने की समस्या तो उनके मकान बनने से दूर हो गई, पर जनसंख्या वृद्धि के लिए भोजन भी तो उतना चाहिए। खेत खत्म हो जाएंगे तो भोजन कहाँ से लाएंगे? तो वही बात यहाँ पर जो है वो शहर कह रहा है। वो क्या कह रहा है, वही बात जो है रिपीट, वही बात जो है यहाँ पर गांव कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, फलतः कृषि की भूमि में कमी होती जा रही है। यदि खेतों की भूमि कम होती गई तो अन्न और सब्जी के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। वही बात आ गई ना, खेत गांव ने क्या कहा आगे कि अगर जनसंख्या वृद्धि के लिए तुमने आवास बनाने मेरे यहाँ शुरू कर दिए तो मैं उनके लिए खेती कैसे करूंगा, फल कहाँ से उगाऊंगा, सब्जियां कहाँ उगाऊंगा और अनाज कहाँ उगाऊंगा। तो शहर क्या कहता है, परिवार चाहे शहर में रहे या गाँव में,
उन्हें समझदारी से काम करना होगा। यदि परिवार का आकार छोटा होगा तो तभी सभी सदस्य रिपीट यदि परिवार का आकार छोटा होगा तो सभी सदस्यों को भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की उचित सुविधाएं प्राप्त कराना बहुत सरल होगा। मेरे बढ़ते आकार के बारे में तुम्हारी बात अवश्य सही है। बढ़ती आबादी के अतिरिक्त कुछ और भी कारण रिपीट बढ़ती आबादी के अतिरिक्त कुछ और भी कारण हैं जिसमें मेरा आकार बढ़ने में बहुत सहायता की है। यानी कि ये सारे कारण मेरे आकार को बढ़ाने में सहायक हैं। कारखानों की स्थापना, नए कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खोलने के लिए भी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है, परंतु मेरे क्षेत्र में बने निर्माण का लाभ गांव और शहर दोनों जगह के लोग ही तो उठाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? शहर कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही कही तुमने कि जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उनके लिए रहने के लिए मकान चाहिए, और मकान चाहिए तो खेत कहाँ जाएंगे, खेत खत्म हो जाएंगे तो अनाज कहाँ से आएगा। पर भाई मेरे यहाँ का आकार बढ़ता चला जा रहा है। उसके लिए कारण क्या है? जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उनके लिए शिक्षा की आवश्यकता भी होगी, उनके लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता भी होगी तो अस्पताल बढ़ेंगे, स्कूल बढ़ेंगे, उनके लिए काम की आवश्यकता भी होगी तो कारखाने बढ़ेंगे। अब अगर इन सबों का निर्माण मेरे यहाँ होता चला जाएगा तो बताओ रहने के लिए भूमि बचेगी कहाँ? तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सब लोगों को मिलजुल करके ही सोचना है। गांव क्या कहता है? हाँ, सच तो यह है कि लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुलभ कराने में हम दोनों का ही योगदान रहता है। मैं अनाज, फल, फूल, दूध, घी, लकड़ी आदि देता हूँ और तुम हर दिन काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति करते हो। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। हमारे निरंतर विकास से अलग अलग गांवों और शहरों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का स्वरूप बदलता जा रहा है। गांव के रिपीट भाई देश को एक से बढ़कर कवि, लेखक, कलाकार, सामाजिक नेता, देशभक्त, समाज सेवक गांव ने ही दिए हैं। गांव के लोकगीत और लोक गायक भारत की संस्कृति की पताका विदेशों में फहरा रहे हैं और तुम हो कि गांव को पिछड़ा कहते हो। तुम्हारे ये गगनचुंबी भवन उन्हीं के अनपढ़ हाथों से बनाए गए हैं। खदानों में खनिज संपदा, गांव कहता है हाँ। सच तो यह है कि लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुलभ कराने में हम दोनों का ही योगदान रहता है। मैं अनाज, फल, दूध, घी, लकड़ी आदि देता हूँ तो तुम हर दिन काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति करते हो। इस प्रकार हम दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं और पूरक हैं। अब गांव और शहर को ये बात समझ में आ गई कि जब तक वो मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक उनकी कोई भी समस्या जो है वो हल नहीं हो सकती। यानी वो एक दूसरे के सहयोगी भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आगे गांव क्या कहता है? हमारे निरंतर विकास से अलग अलग गांवों और शहरों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का स्वरूप बदलता जा रहा है। भाई देश को एक से बढ़कर एक कवि, लेखक, कलाकार, सामाजिक नेता, देशभक्त, समाज सेवक गांव ने ही दिए हैं। गांव के लोक नर्तक और लोक गायक भारत की संस्कृति की पताका विदेशों में फहरा रहे हैं और तुम हो कि गांव को पिछड़ा हुआ कहते हो। तुम्हारे ये गगनचुंबी भवन उन्हीं के हर पर रिपीट तुम्हारे ये गगनचुंबी भवन, गगनचुंबी मतलब आसमान को छूने वाले इतने ऊंचे ऊंचे भवन उन्हीं के अनपढ़ हाथों से बनाए गए हैं। खदानों से खनिज संपदा उन्होंने ही निकाली है। तुम्हारे कल कारखाने उन्हीं के बलबूते पर चल रहे हैं। तुम्हारी सड़कों पर बसें भी वही चला रहे हैं। पुलिस और सेना उन्हीं के बल पर देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बागडोर संभाले हुए है। ना भाई ना, इतने कृतज्ञ ना बनो। वैसे दशा गांवों की भी सुधर रही है। इससे हम दोनों के बीच का अंतर घटता जा रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि तुमने तो ये कह दिया कि भाई हम पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं भाई? गांव के लोगों ने ही देशभक्त दिए हैं, समाज सेवी दिए हैं, कवि दिए हैं और साहित्य रत्न दिए हैं। साथ ही साथ गांव से तुम कहते हो ना लोग चल करके यहाँ पर नौकरी की तलाश में आते हैं, तो भाई तुम्हारे कल कारखाने, तुम्हारी जो इमारतों का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे यहाँ पर जो खनिज संपदा निकलती है, उन सब के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। तो इतने कृतज्ञ मत बनो, इतना तुम हमारा उपकार मानो कि हम तुम्हारे बहुत काम आते हैं। और जहाँ तुम कहते हो कि हम पिछड़े हुए हैं, तो ये मत भूलो कि हमारे गाँव की दशा भी सुधर रही है और धीरे धीरे शहर और गाँवों का अंतर खत्म हो रहा है। वास्तव में बच्चों ये बात सही है कि पहले जो गांव था उन्हें पिछड़ा ही कहा जाता था, क्योंकि कोई भी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं होती थी। न शिक्षा की, न चिकित्सा की, न पक्की सड़कें थी, न बिजली थी। पर अब जो है हमारी सरकार ने गांवों की स्थिति में निरंतर सुधार किया है।
हम शहरों में रह कर के बहुत चकाचौंध देखने के आदी हो चुके हैं, पर वास्तव में गांवों में भी अब जाकर के देखो तो बिजली की पूर्ण सुविधा है। कोई भी गांव आपको अंधेरे वाला नहीं दिखेगा, हर गांव में रोशनी है। और जो तकनीकी विकास हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, 4G 5G इंटरनेट हमारे यहाँ चल रहा है, तो गांवों में भी चल रहा है। गांव के लोग भी इंटरनेट का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में कोई भी सुविधा पहुंच नहीं रही। इसलिए गांवों और शहरों का जो अंतर है वो कम होता चला जा रहा है। शहर क्या कहता है? सच्चाई तो यह है कि बहुत समय पहले मैं भी एक छोटा सा गांव था और धीरे धीरे बढ़ने से आज मेरा यह रूप बन गया है। हम दोनों की प्रगति से राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरी उन्नति तुम्हारी उन्नति से जुड़ी हुई है। वैसे भी तुम मेरे बड़े भाई हो। अब यहाँ पर शहर को भी समझ में आ गया कि उन दोनों के बिना ये देश ही नहीं चल सकता। वो कह रहे हैं कि जब तक गांव की तरक्की नहीं होगी तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। जबकि गांव का व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक शहर भी समृद्ध और शिक्षित नहीं कहा जाएगा। हमारा भारत देश पूरे गांवों को लेकर के आगे चलता है क्योंकि हमारी आधारशिला गांवों पर ही टिकी हुई है। हम कृषि प्रधान देश के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारे भारत देश का विकास हो गया है या हमारा भारत देश एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन गया है। गांव क्या कहता है? ये हुई ना बात भैया, हम दोनों सदा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मेरी परिश्रमशीलता बनी रही और मेरी परिश्रमशीलता बनी रहे और तुम्हारी कार्यकुशलता और वैज्ञानिक दृष्टि। तुम भी बने रहो और मैं भी बना रहूं। जियो और जीने दो। यही तो समाजवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिना। अच्छा भाई, मैं तो चला खेतों की सैर करने और तुम संभालो अपने कारखानों को। बस एक अंतिम प्रार्थना है कि पश्चिम की चटक मटक की रोशनी में भटक मत जाना और प्रगति की चकाचौंध में मुझे भूल मत जाना। याद रखना कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। वास्तव में सही बात है बच्चों। जिस प्रकार एक परिवार जो है पूरे पारिवारिक सदस्यों के मिलकर काम करने से चलता है, वो सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। उसी तरह हमारे गांव और शहर भी एक दूसरे के पूरक भी हैं और सहायक भी हैं। जब तक हम गांवों की तरक्की नहीं करेंगे तब तक शहरों की तरक्की भी नहीं हो सकती। इसलिए सही कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः।